Any doubt? Yes, Vartika, you are having some doubt. Unmute your mic. सर मलेरिया में वो जब उस गैमेटोसाइट्स जो हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा था। मलेरिया में गैमेटो मतलब जब उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल शुरू हो रहा है। Once again, see NCERT book. Keep your NCERT book in front of you. Open page number 148. क्या हमने पढ़ा था कि जब मलेरिया हमें बाइट कर रहा था, या बेटर यू सी ऑन बोर्ड, एक बार और उसको बोर्ड पे फटाफट देखिए। Where is duster? बताओ भाई। अच्छा तुम लोगों को तो दिखेगा नहीं, कहाँ से बताओ? किधर रख दिया है? Okay, see on the board, when mosquito was biting, that mosquito was injecting what? Sporozoite in our body. जहां पर भी वो काट रहा था, at that place these sporozoites are released in blood. Clear? These sporozoites move to which part? Liver. Liver के अंदर गए, liver के अंदर इनका क्या होगा? They will undergo the process of asexual reproduction. By this process, the number of sporozoites will be increased in liver cell. Liver cell में बहुत सारे sporozoites हो जाएंगे. Now it will be converted into what? ये एक वर्ड था जो एनसीईआरटी में नहीं था, ये हमने जान लिया था। They will be converted into merozoites. जब merozoites liver cells के अंदर हो जाएंगे तो liver cells क्या होंगे? burst होंगे तो merozoites कहाँ आ जाएंगे? Merozoites will enter in blood में किसके अंदर हमने जाना था? in blood they will enter in RBC. यहाँ तक कोई डाउट? No. In RBC again they will undergo the process of asexual reproduction. फिर से इनके अंदर होगा। आरबीसी के अंदर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सपोज एक आरबीसी के अंदर एक मेरोजोइट गया था, अब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक आरबीसी के अंदर 10 मेरोजोइट हो गए। क्या होगा जब बहुत ज्यादा होंगे तो दैट आरबीसी विल बर्स्ट, आरबीसी बर्स्ट होगा। ठीक है, और आरबीसी बर्स्ट होगा तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो उस दिन भी बताया था मैंने, वन इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज कॉल्ड एज हीमोजोइन, ये यहाँ पर रिलीज होगा एंड दिस केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर एंड चिलिंग। क्लियर? तो यहाँ तक तो ये क्या हो गया? इस जब आरबीसी बर्स्ट हुआ, जब ये आरबीसी बर्स्ट होगा तो हीमोजोइन रिलीज होगा और ये मेरोजोइट्स कहाँ आ जाएंगे? ब्लड में। ठीक है, आएंगे। अब ये जो अब तक यहाँ बना था ये पूरा, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं किस पार्ट में? दिस कैन बी कॉल्ड एज asexual phase of malaria. क्लियर? अब यहां से शुरू होगा, ये जब ब्लड में आए तो अब ये मेरोजोइट्स यहाँ क्या बनाने लगेंगे? दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस गैमेटोसाइट्स। क्लियर? गैमेटोसाइट्स मींस व्हाट? दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट बनने लगेंगे, यानी बोथ फीमेल एंड male gametes will now be produced in which part of our body? Both male and female gamete will be produced in blood. Clear? Now another mosquito bites. फिर से हमें मच्छर ने काटा तो this mosquito will suck what? It will suck gametocytes. Gametocytes को suck करेगा हमारे ब्लड के साथ। These gametocytes will move to intestine. Intestine में मॉस्किटो के जाएंगे। In intestine what will happen? These gametocytes will fuse and it will result in production of new sporozoite. ये नए स्पोरोजोइट कहाँ बन जाएंगे? मॉस्किटो के
इंटेस्टाइन में। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके, फ्रॉम इंटेस्टाइन दिस विल मूव टू विच पार्ट? सैलिवरी ग्लैंड। इंटेस्टाइन से कहां चला जाएगा? थोड़ा मैं अभी मूवमेंट कम कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी राइटिंग रफ हो रही है, कोशिश कर रहा हूं कि गर्दन कम से कम हिलानी पड़े। इंटेस्टाइन से ये निकल के चला गया सैलिवरी ग्लैंड में, उसके सैलिवरी ग्लैंड में ये स्टोर रहेगा। व्हेन दिस मॉस्किटो विल बाइट टू अ हेल्दी पर्सन, वो ब्लड सक करेगा और इस स्पोरोजोइट को वापस से यहाँ पे जो साइकिल ये थी ये वापस से शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो यहाँ पे एक बॉक्स ये दिख रहा है, यहाँ जो इस बॉक्स को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये इसका कौन सा सब पार्ट हो गया? ये इसका रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। दिस वाज asexual phase or not reproductive phase, we can call it as what? Sexual phase या reproductive phase बोल ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है वर्तिका? अभी anybody is having any other doubt? 5-6 of you have not switch on your video. ये डेली मैं बोलने नहीं जा रहा हूँ, I am going to remove you. बार बार एक ही बात बोलूं कि वीडियो ऑन करिए। पांच गए 13 हो गए, ठीक, 2 ही रहे, ठीक से रहे। एनीबॉडी एनी डाउट? आगे चलूं मैं? रेज योर हैंड इफ एनी डाउट इज देयर। नो। Now what is our next topic? क्या पढ़ना है आगे? आकांक्षा, you are not in uniform except you. अभी जितने लोग स्क्रीन में हैं, they all are in uniform. Try to be in uniform. Switch off your video. अपने वीडियो को बंद करो। आगे चलूं मैं? प्रकृति, should we move? Okay. Yes sir बोल दिया, माइक ऑफ है। अब क्या ऑन कर रही हो? मुझे समझ में आ गया कि यस सर बोल रही हो। चलो। Now our next topic is immunity. ठीक है? Anybody of you want to say anything about immunity? Raise your hand. जिसको immunity के बारे में कुछ भी पता हो या कुछ भी शेयर करना चाहोगे? हाँ सर, ये हमें पहले से पता है। In boys class this heading has already been discussed. यस आकृति बोलो, तुम पहले से अनम्यूटेड हो, बोलिए। सर इम्यूनिटी जो है वो बॉडी की एबिलिटी है जिससे हम किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। करेक्ट। और कुछ? इम्यूनिटी हमें, ये तो ठीक बताया कि इम्यूनिटी हमारे बॉडी की वो एबिलिटी जिससे हम किसी फॉरेन एजेंट से लड़ने का या उससे बचने का काम कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है हमारे बॉडी में जो हमें ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है? विच थिंग इन आवर बॉडी इज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी? WBC। WBC, करेक्ट। छोटे क्लासेस की बात करेंगे तो वहां तक ये आंसर ठीक है, WBC। 12th में भी इसलिए ठीक है क्योंकि अभी हमने इसके आगे पढ़ा नहीं है। नाउ हियर व्हाट वी विल स्टडी different types of WBC, how that different types of WBC are responsible for providing different type of immunity. अब तक हमने इम्यूनिटी के बारे में एक वर्ड सिर्फ जान लिया है कि इम्यूनिटी हमें बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसमें अलग अलग तरीके के जो WBC हैं, ये अलग अलग तरीके से हमें बचाने का काम करते हैं। हमें यहाँ वही जानना है, because the question will arise from that topics only. This is very simple, that immunity helps to protect us from any type of infection. But like suppose we are having infection of virus, bacteria, तो कौन से WBC या कौन सी इम्यूनिटी काम आएगी? एक बहुत कॉमन वर्ड सुन रहा है कि कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है,
हाउ दैट वैक्सीनेशन इज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, ये भी हमें जानना है। क्लियर है? तो उस वैक्सीनेशन से हमारे अंदर कोई सेल तो बन नहीं रहा है, but then also we are getting protected by that vaccination. How that vaccination is helping us in providing immunity, this we have to study. अच्छा आकांक्षा आ गई ड्रेस में, ठीक है, यही 2 मिनट पहले आ गई होती, बोलना नहीं पड़ा होता। क्लास कैप्टन हो गई, सेनापति ही गड़बड़ हो जाएगा तो सेना कैसे काम करेगी। चलिए गिन के 10 ही 12 तो क्लास में रह रहे हो, 5-6 को मैंने अभी रिमूव कर दिया, बट ठीक है, जो है सब ठीक ठाक है, यूनिफॉर्म में। नाउ कम टू टॉपिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में जानने से पहले कि व्हाट वी हैव द बेसिक थिंग्स व्हिच वी हैव टू स्टडी, दैट इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, इनेट first type of immunity is called as innate immunity and second type of immunity is called as acquired immunity. Innate immunity and acquired immunity, थोड़ा वर्ड्स पे जाएंगे तो इसका मतलब समझ में आएगा। Innate immunity means what? Anybody? Anurag. Yes, wait. Yes, Anurag. अनुराग बोलो, अनम्यूट किया मैंने। बिफोर बर्थ, इनेट मतलब बिफोर बर्थ। हाँ, इनेट का मतलब ये होता है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ का मतलब ऐसा नहीं कि पैदा होने से, बिफोर बर्थ का मतलब कि व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न द इम्यूनिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट चाइल्ड एट दैट टाइम इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। एक बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी पहले से प्रेजेंट है, दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। क्लियर? एंड एक्वायर्ड मतलब which we learn। तो यहाँ लर्न का मतलब पढ़ाई लिखाई से नहीं है, ये मत समझना। जैसे हम ABCD पैदा होने के बाद पढ़ना सीखते हैं, ये कैरेक्टर क्या है? एक्वायर्ड है। अगर एक बच्चा पैदा हो, ही इज वेरी ब्रिलियंट, बहुत तेज उसका दिमाग है, बट उसके पैदा होते ही हम उसे जानवरों के बीच में रख दें। ऐसा सुना होगा, कई कहानियों वगैरह में आता है कि बच्चा जानवरों के बीच में रहने लगा, जब वो बड़ा हुआ तो कुत्ते जैसा बोलने लगा या कुत्ते जैसा बिहेवियर करने लगा। मतलब क्या है कि ये जो ABCD 1 2 3 4 whatever we are studying, these characters या these things we are learning after our birth, so that things are called as acquired immunity। समझ रहा है? तो इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो हमारे अंदर पैदा होने के बाद डेवलप होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे बहुत टीवी वगैरह में या हर जगह डॉक्टर से रिलेटेड में बहुत कॉमन चीजें होती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो एट द इनिशियल फेज मदर्स मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट चाइल्ड। भाई मदर मिल्क क्यों जरूरी है भाई? क्यों ऐसा हर जगह आता है कि मदर मिल्क, इनिशियल मदर मिल्क उसको बहुत जरूरी है, क्यों? एनीबॉडी? कोलेस्ट्रम होता है सर, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। करेक्ट, जो आंसर आया वो करेक्ट है। यस ब्यूटी, यू वांट टू से? सर उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, जो एंटीबॉडी उसमें होता है, वही होगा। ठीक है, इसके अंदर कोलेस्ट्रम होगा जो बच्चे की इम्यूनिटी को डेवलप करने में काम आएगा। समझ रहा है? तो बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर इम्यूनिटी पहले से बहुत कम है, अगर उसको मदर मिल्क मिलेगा तो उसके अंदर थोड़ी इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसके बाद अगर छोटा बच्चा सबके घर में होगा, देखा होगा कि ये पूरा वैक्सीनेशन का चार्ट अवेलेबल है, 3 महीने पे ये वैक्सीन, 5 महीने पे ये वैक्सीन। अन्वेषी का पहले पढ़ लो फिर बात करना। 5 महीने पे ये वैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीन का पूरा चार्ट अवेलेबल है। What that vaccines are doing? That vaccines are strengthening the immune system of that child। यही तो कर रही है। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? That all thing will come under which heading? That all vaccination process will come under acquired immunity। Clear? ज्योति तिवारी, शुभम, समझ आ रही है बात? चलिए हम शुरू करेंगे। ये तो 2 वर्ड्स हो गए। We will start from NCERT को अपने सामने रखेंगे। अगर
क्योंकि लाइन बाय लाइन तो इसमें जहाँ होगा वहां जरूरी मैं बता ही दूंगा, अगर उसके बाद भी कहीं कोई वर्ड ऐसा लगे कि छूट रहा है तो इमीडिएटली यू कैन इंटरप्ट मी। सी innate immunity is non-specific type of defense. Go through the words. What is given? Non-specific. Innate immunity, non-specific defense. What is the meaning of word non-specific? Anybody? सर ये सब चीज से प्रोवाइड करेगी इम्यूनिटी हमें। जैसे इसका अपोजिट पहले हम समझे कि जैसे हम पोलियो का वैक्सीन ले रहे हैं, पोलियो का ड्रॉप ले रहे हैं, तो दैट पोलियो वैक्सीन विल वर्क अगेंस्ट ओनली पोलियो वायरस। कोविड वैक्सीन ले रहे हैं तो कोविड वायरस, तो दैट टाइप ऑफ डिफेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक डिफेंस। वो फिक्स है कि इसी के खिलाफ काम करेगा। समझ आ रहा है? तो एक बच्चे के अंदर जब वो पैदा हो रहा है तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो किसी पर्टिकुलर पैथोजन या किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं है, इट इज कॉमन फॉर ऑल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक। क्लियर? अब अगर इस वर्ड से कंपेयर किया जाए कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी अच्छी है या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अच्छी है, व्हाट विल बी द आंसर? नॉन स्पेसिफिक। एनीबॉडी? किस इम्यूनिटी को हम ज्यादा अच्छा कहेंगे, स्पेसिफिक को या नॉन स्पेसिफिक? यस शुभम? नॉन स्पेसिफिक को सर। भाई वो फिक्स नहीं रहेगा, हर चीज से बचाएगा, और स्पेसिफिक बस किसी एक बीमारी से बचाएगा। अच्छा, और कोई? सर दोनों होना चाहिए। नहीं, दोनों में तुम्हारे नजर में कौन सा? दोनों ही होना चाहिए, दोनों इम्यूनिटी जरूरी है, बट अगर पूछा जाए अपना कॉमन कंसेप्ट लगा के कि दोनों में से बेटर क्या है? सर नॉन स्पेसिफिक क्यों? सर हमें सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा ना। चलिए, दोनों के आंसर दो अलग अलग टॉपिक पे होंगे। स्पेसिफिक इम्यूनिटी की खास बात क्या होती है कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम मतलब 100% तो कह नहीं सकते, but then also we can say that specific immunity provides 100% cure। समझ में आ रहा है? जैसे पोलियो का, अब कोविड को आता है तो कोविड के वैक्सीनेशन की तो अभी बात करना ठीक नहीं है, बिकॉज बहुत many researches are still going on, but if we take example of polio, now we can say that polio has been nearly eradicated from everywhere। पोलियो के केसेस लगभग अब नहीं है, एक्सेप्शन को हटा दिया जाए तो that polio has been eradicated from entire world by the help of which immunity? Specific or non-specific? स्पेसिफिक। By the help of specific immunity। समझ आ रहा है? तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी का क्या एडवांटेज होगा कि इट विल प्रोवाइड अस कंप्लीट क्योर। समझ आ रहा है? जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स जो हमारा, हमें मैथ्स में जाना है, बायो में जाना है, आर्ट्स में जाना है, जिसमें हम जाते हैं तो सब्जेक्ट्स कम हो, छोटे क्लास में है तो हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगते हैं, अभी तुम 12th में, 12th के बाद जाओगे तो सिर्फ अब जूलॉजी बॉटनी से भी पीछा छूट जाएगा, और आगे जाएंगे तो सिर्फ जूलॉजी रह जाएगा, उसके आगे जाएंगे तो और स्पेशलाइज हो जाएगा। मतलब क्या है कि हम एक ही को जाने, बट उसको इतने अच्छे से जाने कि उससे हमारा काम ठीक तरीके से निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी का यही फायदा होगा कि इट विल प्रोवाइड अस कंप्लीट क्योर अगेंस्ट दैट डिजीज। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में रहे और हम बच किसी से ना पाए। छोटे बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं? वर्तिका अनम्यूट करो, कैसे बोलूं, कितना मैं समझूंगा? सर क्योंकि उनके पास नॉन क्योंकि उनके पास नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। थोड़ा थोड़ा तो सबके लिए है, लेकिन पूरी तरीके से किसी के लिए नहीं है। इसलिए अगर कंपेयर करने को कहा जाए तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज बेटर इन कंपैरिजन टू नॉन स्पेसिफिक। क्लियर? बट दूसरे पॉइंट में यह है कि पोलियो के लिए स्पेसिफिक और ये हो ही ना, तो पोलियो तो नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी बीमारी तुरंत हो सकती है। ठीक है? तो दोनों बातें अपने अपने जगह पे सही होंगी। नाउ सी दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। Innate immunity consists of 4 types of barriers। यही से मेन चीजें जानना है कि इसमें 4 मेजर बैरियर्स होंगे। बैरियर्स मींस जो रोकने का काम करेंगे। द फर्स्ट बैरियर इज गिवन व्हाट? फिजिकल। फर्स्ट बैरियर which comes under innate immunity is physical barrier, which includes what? बहुत कॉमन वर्ड हमने स्किन, म्यूकस। स्किन तो आएगा, we will discuss। ये अनुराग 029, अच्छा ये यादव जी है क्या?
याद आ गया इनको। म्यूकस के बारे में कोई बताएगा व्हाट इज म्यूकस? एनीबॉडी? बहुत कॉमन वर्ड है भाई, मेनी टाइम वी हैव स्टडीड इट। स्किन तो मैंने जान, एक तरह का लिक्विड होता है सर। हाँ, नॉट लिक्विड। यस पलक? जेल। सर थिक स्लाइमी लेयर होती है। करेक्ट। एक तरीके का जेल, जिलेटिनस या जेल जैसा सब्सटेंस होगा जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट कहाँ है, जो हमारे बॉडी के उन सभी पार्ट्स में प्रेजेंट है जहां पर किसी भी तरीके का मूवमेंट हो रहा है, which includes our complete respiratory system starting from nose, complete digestive system starting from mouth, complete blood vascular system, complete excretory system। हर जगह पर जहां पर किसी चीज का फ्लो हो रहा है वहां पर म्यूकस प्रेजेंट है। ये पहले हमने पढ़ा है, भले दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो what म्यूकस, how it protects? म्यूकस traps many microbes as well as dust particle। अगर रेस्पिरेशन से इसको रिलेट करेंगे तो नोज में हमारा म्यूकस है, जब हम सांस ले रहे हैं उस सांस में अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो that dust particles are getting trapped by mucus। चिपचिपा होता है। समझ में आ रही है बात? स्किन तो एवरीबॉडी इज नोइंग कि पहला जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उड़ रहे हैं, ये सब हमारे शरीर से चिपक रहे हैं, बट स्किन हमारा उनको रोकने का काम कर रहा है, ठीक है। च्यवनप्राश का प्रचार आता है, डाबर च्यवनप्राश खा रहे हैं, जो खाएगा और बगल वाला नहीं खाया तो खाने वाला छींक रहा है, बगल वाले की नाक में घुस जाता है, और जो खा के ठीक ठाक है उसके बॉडी से दिखाता है कि टकरा के वापस चला जाता है। तो वो टकरा के वापस क्यों चला जा रहा है? क्योंकि उसका स्किन उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है, या एक लाइन में कहा जाए तो उसका इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है, ठीक। बीमार पड़ने का सीजन है, खूब च्यवनप्राश खाओ, बाबा रामदेव वाला पतंजलि च्यवनप्राश खाइए और खुद स्वस्थ रहिए। अब ये मत कहना कि बाबा रामदेव आपको कुछ अलग से कहे हैं क्या प्रचार करने को। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। बहुत सिंपल था फिजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर, इट विल इंक्लूड व्हाट? secretion of our body। सलाइवा। सलाइवा का एक रोल तो हमने पढ़ा है, we have related one role with the digestion। Saliva contains an enzyme salivary amylase which helps in digestion of starch, but the pH of saliva also helps in protecting our body against various microbes which are entering into our body through food। Clear? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी में, HCl जो पढ़े हैं, HCl का रोल अगर 10th वाली बुक से याद हो या 11th से याद हो तो हमने पढ़ा ही है। इसका पहला काम कि इट हेल्प्स इन किलिंग द माइक्रोब्स व्हिच आर एंटरिंग इनटू आवर बॉडी बाय थ्रू फूड। पहला तो काम इसका यही होता है। इसके बाद इसके एसिडिटी की वजह से कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट होती है, तो यहाँ पर एंजाइम वाला रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर HCl इज अ एसिड व्हिच हेल्प्स इन किलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। और इसके बाद एक और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आंसू। आंसू। लड़कियों के यहाँ किसी लिए थोड़ी कम खराब होती है, रोती ज्यादा है, आंसू आता रहता है, तो जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो निकलते रहते हैं, है ना। पलक सही है? यस सर। इसीलिए कभी कभी रो लेना चाहिए, हफ्ते में एक आध बार। वैसे भी जो है ना रोना है तो आंख में कुछ ऐसे पेपर वगैरह से पिंच कर लो कि थोड़ा टीयर्स निकल जाए, ताकि आंख में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर आ जाए। ये एक हेल्दी हैबिट है, कभी कभी रोते रहना चाहिए। सुबह चश्मे से बचना है तो बीच बीच में रो लेना है। क्लियर? हाँ। थर्ड इज, यहाँ से अब असली चीजें यहाँ से शुरू होंगी, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर मतलब, प्रीति तुम्हारा ध्यान कहीं इधर उधर है। प्रीति कभी इधर देख रही हो कभी उधर देख रही हो। अरे 20-25 मिनट पढ़ना है, देख लिया है। सेलुलर बैरियर विल इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिनको अगर एक लाइन में हमें बोलना हो एक वर्ड में, तो जो अब तक हम पढ़ते आए हैं व्हाट? WBC। आगे जब हम इसमें चलेंगे तो वी विल नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ठीक है,
बट इनमें जो मेजर आएगा वो आएगा WBC में कौन, लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट। क्लास 11th में टाइप ऑफ WBC का स्ट्रक्चर है, इट इज गिवन इन NCERT। किसी को याद है डिफरेंट टाइप ऑफ WBC व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th? It is given in NCERT with diagram, that's why I am asking. No, future doctors है। और इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स। वेट हाथ उठाया करो पहले। यस पलक। सर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और एक और था कि नहीं था, याद नहीं आ रहा है। अरे देवी, एक तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, कम से कम उस 3 में एक और बढ़ा लेती, थोड़ा तो नकल करो। हाँ आकृति कुछ बोलना है, बोलिए। सर इनको पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक ग्रैनुलोसाइट्स और एक ए ग्रैनुलोसाइट्स। हाँ आगे। ए में 2 थे, मोनोसाइट था और उसमें लिम्फोसाइट था। और फिर ग्रैनुलोसाइट्स में था बेसोफिल, इसिनोफिल्स और एक और था न्यूट्रोफिल्स था। सही है। WBC को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स मतलब प्रोटीन के पार्टिकल्स which were present in their cytoplasm, WBC was divided in 2 types। although अभी जो बता रहा हूँ इसका रिलेशन तुम्हारे 12th से नहीं है, लेकिन बार बार दिमाग में जाएगा तो शायद याद रहेगा। तो they were divided in granulocytes and agranulocytes, और फिर वो 5 टाइप में डिवाइडेड थे, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये किसके बेसिस पे डिवाइडेड थे? This was divided on the basis of their staining property, acid base और acid। हाँ, एक eosin से स्टेन हो रहा था, that was called as eosinophil। जो बेसिक स्टेन से स्टेन हो रहा था that was basophil, और जो न्यूट्रल रहता था दोनों स्टेन पे that was called as neutrophil। ठीक है। और इसके बाद लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये 5 तरीके के WBC क्लास 11th की बुक अगर अब तक होगी तो देखिएगा, डायग्राम के साथ दिया है। क्लियर? हियर दैट सेम यस सर। इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो यहाँ पर वो पहला लिम्फोसाइट वर्ड आ गया। सेलुलर बैरियर में कौन आ जाएगा? लिम्फोसाइट्स विच आर ऑफ 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी शुरू हो रहा है, ठीक है, ध्यान से इसको देखेंगे। दो तरीके के हो गए, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी और टी का मतलब क्या है? बी स्टैंड्स फॉर bone marrow and T stands for thymus। ये B यहाँ से आ रहा है फर्स्ट अल्फाबेट से, E और T। वो लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं, they are called as B lymphocyte। बोन मैरो I think everybody is knowing the space Yes, sir. is present, many times I have discussed the space which is present in between the bones। bones के बीच में जो स्पेस है, किसी हड्डी को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहीं पर ब्लड के सेल्स बनते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बोन मैरो। क्लियर? तो द लिम्फोसाइट्स व्हिच गेट प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर इन बोन मैरो आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। और जो थाइमस ग्लैंड